हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज पर्यावरण की 5वीं सीरीज में मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने हूं, जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, पीसीएस, आईएएस आदि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हम लोग देर न करते हुए चलिए आज 5वीं सीरीज के हम लोग पहले पॉइंट पर चलते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और देखेंगे इनके बारे में, जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए। आज का जो पहला पॉइंट है आपका, वह यह है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था अर्नी नेश ने, सन 1973 ईस्वी में किया था। अर्नी नेश ने किया था, ठीक है ना, कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नी नेश ने किया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है। ठीक है, श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है। तो श्वसन मूल जो है आपका, ये माइग्रो वनस्पतियों में ये मिलता है आपका। ठीक है ना, श्वसन मूल आपका माइग्रो वनस्पतियों में मिलता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। और अगला पॉइंट है आज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अगला पॉइंट है आपका कि पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं, ये हैं क्रमशः ओरोबाइंकी तथा अमरबेल। ठीक है ना, यानी कि पूर्ण मूल और स्तंभ परजीवी किसे हम कहते हैं, तो ये ओरोबाइंकी तथा अमरबेल को ही हम जो है पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी कहते हैं। चलिए जान लेते हैं हम लोग कि आखिर पूर्ण मूल किसे कहते हैं और स्तंभ परजीवी किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सुन लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, मैं एक परिभाषा के तहत आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इसको जानिएगा। देखिए क्या है कि पूर्णमूल या स्तंभ परजीवी ये वे पौधे होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ये वे पौधे होते हैं इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। ठीक है ना, इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है और ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पौधों से चूसकांगों द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पौधों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पौधों के इसी गुण को परजीविता एवं ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते होंगे कि गांव वगैरह में जो जैसे नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के ऊपर एक पेड़ मतलब उग जाता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में पसरबंडा शायद बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे उनको। तो ऐसे ही जो पौधे होते हैं उन्हें हम जो है परजीवी कहते हैं, या पूर्णमूल स्तंभ, पूर्णमूल बोलते हैं, या स्तंभ परजीवी उनको बोलते हैं, जो खुद जो है अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल की जो है क्या होती है, कमी होती है। ठीक है ना, जिसके कारण उनमें वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो। ठीक है ना, वे उन पौधों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट इसका जानने योग्य है कि इन पौधों का जो संबंध होता है वो पृथ्वी से नहीं रहता है, इनका संबंध पृथ्वी से नहीं रहता है। ये जिन पौधों पर उगते हैं, जिन पौधों पर उगते हैं, अपना भोजन ये उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं से लेते हैं। और ये कभी कभी जो है उन पौधों को नष्ट भी कर देते हैं ये। ठीक है ना, उन पौधों क्या करते हैं, नष्ट भी कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जीवित रहते हैं, लेकिन ये उनका शोषण करते रहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको जानने के बाद ये इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो पूर्ण मूल या स्तंभ परजीवी होते हैं, इनका भी असर जो है वातावरण पे क्या होता है, पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जिस पौधे के ऊपर उगते हैं, यदि उसकी पूरी एनर्जी ये लेते हैं तो पौधा धीरे धीरे डेथ कर जाता है, सूख जाता है आपका। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। और आज का अगला पॉइंट है आपका कि कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। मतलब उसके साथ मिलजुल करके रहना, उसको लाभ पहुंचाना, क्या कहलाता है। ठीक है ना, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है, तो ये है आपका माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है ना, माइकोराइजा हम कहते हैं इसको। ठीक है, सहजीवन का मतलब है कि पौधे और जो कवक होते हैं वो दोनों एक साथ रह करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, उसी को हम सहजीवन बोलते हैं आपका। तो ये इसका आपका जो आंसर है वो माइकोराइजा होगा। और अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये पॉइंट है आपका कि कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इसका एक यही उत्तर है कि हाँ, कीट भक्षी पौधे भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है आज का कि जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर
खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा चीज है, अच्छा पॉइंट है आपका, कि जब दो पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे संबंध को मैं बता दूं आपसे कि अधिपादप कहते हैं, ठीक है ना, अधिपादप कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि अधिपादप किसे कहते हैं, क्या होते हैं ये। तो देखिए मैं बता रहा हूं इनको कि ये अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। आश्रय के लिए किस पर निर्भर होते हैं, वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। ये परजीवी नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, ये परजीवी नहीं होते हैं, ये उगते नहीं उस पर, उसका शोषण नहीं करते हैं ये, ठीक है ना, ये उससे एनर्जी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये अंतर है इनमें। ये क्या करते हैं कि ये वृक्षों के तने, शाखाओं, दरारों या जो कोटरों होते हैं, जो कोटर होते हैं उसमें कोटरों या छाल आदि में उपस्थित मिट्टी में ये उपजते हैं, ठीक है ना। वह उसी में अपनी जड़ें चिपका कर क्या करते हैं, ये रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये खुद अपनी एनर्जी पौधों से नहीं लेते हैं, ये खुद अपनी एनर्जी अपनी अभिक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा एनर्जी लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधों में दरारें होती है ना, उसमें जो मिट्टियां होती है ना, उसमें ये अपनी जड़ें रखते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में भी अपनी जड़ों को रखते हैं, और ये वायुमंडल से अपनी नमी को क्या करते हैं, खींचते रहते हैं नमी को, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, अधिपादप कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट देखिए कि जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर, यानी कि खाद्य के लिए तब होगा जब यह एनर्जी पौधे से लेगा, लेकिन साथ रहने के लिए है आपका अधिपादप, उस पर लपेट कर कहते हैं। जैसे देखते होंगे आप गांव में वृक्षों में कुछ ऐसी झाड़ियां उगती हैं जो कोटरों से निकलती हैं और वृक्ष को लपेट लेती हैं वो, ठीक है ना, लेकिन वो कोटरों से निकलती हैं, ऐसा नहीं कि वो वृक्ष के ऊपर ही उगती हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, अधिपादप कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, और अगला पॉइंट है, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, कि यूट्रिकुलेरिया, नेफेनथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं। इसको तो आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी पौधे जो होते हैं ये कीट भक्षी हैं आपके, ठीक है ना, ये क्या है, ये कीट भक्षी हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, और अगला पॉइंट है आज का कि आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि वो कौन सा आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, ठीक है ना। तो लोरेंथस होता है आपका। देखिए लोरेंथस एक तरह की ये परजीवी पौधों में आता है, लोरेंथस जो तने पर उगता है, ठीक है ना, आम के वृक्ष के तने पर उगता है आपका। तो लोरेंथस को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये अर्धतना परजीवी है, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो इसमें होगा आपका पारिस्थितिक तंत्र होगा, ठीक है ना, क्या होगा आपका, पारिस्थितिक तंत्र होगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है। देखिए कितना अच्छा चीज है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है। तो ये इसका एकमात्र उत्तर होगा आपका कि सौरिक विकिरण, यानी कि सूर्य से जो विकिरण आती है वो मतलब उसी को हम इसका चालक बल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी सूर्य के किरणों पर आधारित होती हैं। ये सूर्य ही है जो सबको प्रकाशमान करता है, सबको एनर्जी देता है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा चीज है यार, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका। तो देखिए स्थिरता में वृद्धि होती है, ठीक है ना, इसको आप सीधे सीधे याद करिएगा कि स्थिरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रिया विधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, ठीक है ना, ये पॉइंट है आपका। तो इसका एक उत्तर है स्वसाम्यावस्थित क्रिया विधि, स्वसाम्यावस्थित क्रिया विधि द्वारा। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि स्वसाम्यावस्थित क्रिया विधि कौन सी होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसके बारे में कि जब बाह्य कारक सक्रिय होकर पारिस्थितिकी तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर
कि जब बाह्य कारक सक्रिय होकर पारिस्थितिकी तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं तो इसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए अंतःनिर्मित स्वतः नियंत्रण की व्यवस्था कार्य करने लगती है। ठीक है ना। फलस्वरूप यानी कि परिणाम क्या होता है कि इसमें संतुलन स्थापित हो जाता है जो उसे पुनः व्यवस्थित व स्थिर कर देती है। ठीक है ना। स्थिर क्या करती है, कर देती है आपका। ठीक है। चलिए आइए हम सुन लेते हैं सीधे सीधे इसकी परिभाषा क्या होगी। अब इसको हम सुन लेते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वतः अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को हम स्वसाम्यावस्थित या होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना। चलिए ये आपका 12वां पॉइंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और अगले पॉइंट की हम चर्चा करेंगे आपका। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है ना। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था आपका, तो ये किया था एजी टेंसले ने किया था। ठीक है ना। किसने किया था आपका, तो एजी टेंसले ने किया था आपका। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं आपका कि श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, ये कैसी क्रिया है आपका, इसको हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि श्वसन की क्रिया है। तो श्वसन की क्रिया कैसी होती है आपका, ये अपचायक होती है। ठीक है ना। श्वसन क्रिया कैसी है आपका, ये अपचायक है। ठीक है। श्वसन की क्रिया अपचायक है। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, और अगला पॉइंट है आज का कि किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम होती है। ठीक है ना। सबसे कम होती है। ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम होती है, तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग में क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है ना। बैगनी रंग में सबसे कम होती है। ठीक है। चलिए आइए एक चीज देखिए, इसमें मैं बता दूं थोड़ा सा पिछले पॉइंट पे आपका कि इसमें एक शब्द था आपका, पहला जो क्वेश्चन है आपका उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। उसमें लिखा है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप लोग जानिएगा कि अर्नीनेस ने किया था। और इससे पहले आपका एक और पॉइंट था, उसमें लिखा हुआ है आपका, उसमें ये है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टेंसले ने किया था। इसमें आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। ठीक है ना। दोनों दो चीजें उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। चलिए तो ये तो पिछले क्वेश्चन की बात थी। आइए हम अब आगे चलते हैं 15 के बाद, और 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O क्रमशः होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O क्रमशः होता है। तो ये है आपका अपचयन एवं ऑक्सीकरण। ठीक है ना। ठीक है ना। अपचयन एवं ऑक्सीकरण। ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो ये कौन सा गुण होता है आपका, ये परपोषी होता है आपका। ठीक है ना। यानी दूसरों पर जो आधारित होता है, परपोषी होता है आपका। ठीक है। सभी उपभोक्ता में परपोषी गुण पाया जाता है आपका। ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, और अगला पॉइंट है आपका कि द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं, तो द्वितीयक उत्पादक परपोषी उपभोक्ता जंतुओं कहते हैं जो प्रथम उत्पादक का क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं आपका। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, और अगला पॉइंट है आपका कि वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं, वे जंतु जो अपना भोजन जो है मतलब दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका, तो वे कहलाते हैं प्रीडेटर्स। क्या कहलाते हैं, प्रीडेटर्स कहलाते हैं वो। ठीक है ना। आइए हम इसके बारे में जानेंगे, आज जानेंगे कि आखिर क्या होता है प्रीडेटर्स। ठीक है ना। तो देखिए आइए मैं सुना देता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी बातें, और इसके बाद चर्चा होगी आपका। देखिए इसमें होता क्या है प्रीडेटर्स के बारे में जाने की, तो इसमें ये है आपका कि कुछ उपभोक्ता जो होते हैं वो दूसरे जीवों के ऊपर क्या करते हैं, वो निवास करते हैं। ठीक है ना। और उन्हीं से अपना क्या करते हैं, वो भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और ये क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं आपका। ठीक है ना। परजीवी कहलाते हैं। और कुछ
कुछ जंतु जो होते हैं वो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और उन्हें क्या हम कहते हैं, उन्हें प्रीडेटर्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कि प्रीडेटर्स में कौन कौन शामिल होते हैं। तो प्रीडेटर्स में द्वितीय व तृतीय उपभोक्ता, ठीक है ना, यानी कि द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता एवं उच्च मांसाहारी आते हैं इसमें, ठीक है ना। प्रीडेटर्स की ये रही बातें। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये जानना है आपको, कि कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं और वे क्या कहलाते हैं आपका। तो ये सर्वभक्षी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल इसका मनुष्य है आपका, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, ये आज के मुख्य 5 प्रश्न थे पर्यावरण की 5वीं सीरीज के, जो आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, और एक बार तैयारी करिए, लेकिन अच्छे से तैयारी करिए कि पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ाई ना करनी पड़े। एक बार पढ़िए, ठोस पढ़िए, ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी अगले दिन। धन्यवाद।